चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में तरल है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि क्योंकि यह एक वैध मुद्रा है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यह क्रय विक्रय का माध्यम है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है? सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, इसीलिए ये सभी परिसंपत्तियों में क्या है? सबसे तरल है। ठीक है। चलिए देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर आपका निजी हाथों का स्वामित्व होता है और सरकार की भूमिका जो है वो कम रहती है। ठीक है, न के बराबर रहती है। तो वैसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए लिख सकते हैं। सागरमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है? तो इसमें कौन सा जगह, चूंकि सागरमाला लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम से भी यहाँ पता चल रहा होगा आपको, तो ये कौन सा जगह? बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। तो जो देश के विभिन्न बंदरगाहों हैं उसको एक दूसरे के साथ जोड़ना है ना, इस जो आपका परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? कृषि आय की अगर बात करें तो इसकी गणना जो है वो उत्पादन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपका वन हो गया, खाने हो गया, चारागाह हो गया, मत्स्य हो गया, इसकी गणना भी आपका जो है वो उत्पादन विधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर उद्योग, व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक जो सेवाएं हैं या घरेलू जो सेवाएं हैं उसकी अगर बात करें तो इसकी जो गणना है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो आपका आय विधि के द्वारा की जाएगी। ठीक है। जो आपका व्यापार हैं, जो उद्योग हैं, जो परिवहन है, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं या आपका घरेलू सेवाएं हैं, उसकी गणना आय विधि के द्वारा की जाएगी। ठीक है। और जो कृषि है, जो आपका चारागाह है, वन है, मत्स्य है, उसकी जो आपका गणना है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो आपका उत्पादन विधि के द्वारा की जाएगी। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का आपका पहला राज्य कौन है? जो कि क्या है? हर घर जल। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गोवा, जहाँ पर 100% आपका है ना हर घर जल आपका सुविधाएं वहाँ पर आपका प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है। तो ये देश का पहला आपका क्या है? राज्य है। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत है ना कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका 2024 से 25 है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 2024 से 25 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो जल जीवन मिशन की शुरुआत है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को हुई थी। तो 15 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? आपका जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? सोलर ट्री है ना। तो ये हो गया भारत देश। ठीक है। इसने सबसे बड़ा आपका सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान आपका बनाया हुआ है। ठीक है। और ये भारत के किस राज्य में है? तो आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर है ना जगह पर है। ठीक है, दुर्गापुर। अब बात करें कि इस जो आपका जो ये सौर वृक्ष है, सोलर ट्री है, इसका जो उत्पादन करने की जो बिजली क्षमता है वो कितनी है? तो 11.5 किलोवाट है। तो इसका जो उत्पादन करने की जो बिजली की उत्पादन करने की क्षमता है वो कितना है? 11.5 किलोवाट है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो क्षमता कितनी है? 11.5 किलोवाट है, बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है ना, 70 ईयर। तो ये कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो औसत अनुमानित आयु है वो कितना करने का है? 70 वर्ष करने का लक्ष्य गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? तो जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसकी जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनके क्या गुण हो सकते हैं? जैसे कि किसी भी जो चुंबकीय पदार्थ की छड़ है ना, उसके चुंबक के दोनों ध्रुव, जैसे एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, उन दोनों के बीच में रखा जाता है। ठीक है। तो जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं अपने गुण के कारण वह क्या होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थापित हो जाते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं? लंबवत स्थापित हो जाते हैं।
तो ये उससे ये पता चलता है कि ये जो आपका पदार्थ हैं वो किस प्रकार के गुण शो कर रहे हैं, प्रतिचुंबकीय आपका गुण शो कर रहे हैं, है ना। तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो आपका ऋणात्मक होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे में अगर बात करें एग्जाम्पल में अगर कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, फिर आपका हीरा हो गया, फिर आपका तांबा हो गया, है ना, फिर आपका बिस्मत हो गया। ये जो आपका पदार्थ हैं ये प्रतिचुंबकीय, है ना, प्रॉपर्टी को शो करते हैं, गुण को शो करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोना, चांदी, हीरा, है ना, तांबा, बिस्मत, ये आपका जो है पदार्थ क्या है, ऋणात्मक आपका शो करता है चुंबकीय प्रकृति, ठीक है, जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड, कांच, बेंजीन, जल, है ना, इसमें आपको बताना है कि इसमें अपवर्तनांक किसका आपका अधिक है। तो अगर कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें, है ना, इसकी अगर बात करें तो इसका होता है 1.628 होता है, ठीक है। अगर कांच की बात करें तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है आपका 1.52, ठीक है। जल की बात करें तो ये होता है 1.33, और अगर बेंजीन की बात करें, है ना, तो इसका जो आपका होता है 1.50, है ना। तो इसमें अगर सबसे जो अधिक है वो किसका है, आपका कार्बन डाइसल्फाइड का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो अपवर्तनांक है वो एक प्रकार का संख्या है ना, इसका कोई भी आपका मात्रक या बीमा नहीं होता है, ठीक। तो जो इसको हम लोग लिखते हैं म्यू से, म्यू जो होता है वो डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होता है 1 आपका सी का। इसका मतलब सी क्या है, यहाँ पर सी आपका प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल अगर ज़्यादा रहेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे है ना। ये आपका हर में क्वांटिटी है, हर में ज़्यादा रहता है तो फिर आपका ये जो आपका वैल्यू है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपका अगर बात करें कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में अगर बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड का जो आपका अपवर्तनांक है वो क्या है, आपका ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें आपका जो प्रकाश का गति होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये क्वांटिटी कम रहेगा तभी तो ये ज़्यादा रहेगा ना, हाँ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, इसका अपवर्तनांक जो होगा वो आपका ज़्यादा रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड की, ठीक है। किसी चालक तार के प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है ना। तो जब कोई भी कंडक्टर है और उसमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, है ना, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी आपका बढ़ेगा, है ना, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपका कंडक्टर है ना, उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप अर्धचालक है, कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर तापमान को बढ़ाएंगे, है ना, सेमीकंडक्टर है उसमें अगर तापमान को, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है ना, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर कोई इंसुलेटर है उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका चालक कंडक्टर है तो उसमें अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को, तो आर हमारा बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, आर घटेगा। और इंसुलेटर है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका पायरोमीटर, इसके बारे में हम लोगों ने आपको क्लास में बताया था, फिजिक्स क्लास जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1500 डिग्री से जो अधिक टेम्परेचर है उसको मापने के लिए आपको पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है ना। तो उच्च तापमान को मापने के लिए आपको क्या किया जाता है, पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर आपने फिजिक्स का अभी तक क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको फिजिक्स क्लास मैंने आपको, है ना, भौतिक राशि और मापन में आपको बताया है इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है तो उसे क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, वह वैसा तापमान, है ना, यहाँ पर तरल का जो वाष्प है का दबाव जो है वो ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर हो जाएगा। तो उस जो आपका टेम्परेचर होगा वो उसको क्या कहेंगे, वो आपको बोलेंगे उसको हिमांक बिंदु, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु बोलेंगे। वैसे टेम्परेचर क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि उस समय क्या होगा, उस तापमान पर तरल का जो वाष्प का दबाव है ठोस के वाष्प के बराबर हो जाएगा, है ना। तरल का जो वाष्प का दबाव है वो ठोस के आपका वाष्प के बराबर हो जाएगा। तो उस बिंदु क्या बोलेंगे हम लोग, आपको हिमांक बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप देख लीजिए। पहला नंबर क्या हुआ कि अगर द्रव का ताप अधिक करेंगे, है ना, द्रव का अगर टेम्परेचर अधिक करेंगे, है ना, लिक्विड है कोई, उसका टेम्परेचर अधिक करेंगे तो वाष्पन जो होगा वो क्या होगा, वो आपका वो अधिक होगा,
तो इस बात को ध्यान रखना है। वाष्पन जो होगा, वेपोराइजेशन होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा अगर बात करें तो अगर कोई भी आपका द्रव का दाब बढ़ाएंगे, दाब अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वथनांक जो है, क्वथनांक क्या होगा आपका, बढ़ेगा। क्वथनांक क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए, है ना, के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, के लिए, है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा आपका अधिकतम होती है। ठीक है, मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है, और सभी सही है। तो अगर बात करें इसका सरल लोलक की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बॉब होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से ये गति करता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ, जहाँ पर हाइट मिलेगा वहीं पर स्थितिज ऊर्जा जाएगा। तो यहाँ पर बी तो होगा नहीं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा आपका हाइट रहेगा तभी जाकर के क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा आपका ज़्यादा होगा, है ना। मध्य स्थिति में त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन की बात करें, तो ये मध्य स्थिति में एक्सीलरेशन भी क्या होगा आपका, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि तो ये सभी सही आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ये हो गया कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, वो आपका होता है 1/2 m/v²। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, ये मध्य स्थिति में वेलोसिटी आपका ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो ये जो लहरें होती हैं वो आपका कौन सी होती हैं, ये आपका अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी तालाब के, है ना, शांत जल में आपका पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल में जो पृष्ठ पर उठने वाली लहरें किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव माध्यम की ऊपरी सतह पर आपका उत्पन्न की जा सकती है ना। जो आपका सॉलिड है और जो आपका लिक्विड है, लिक्विड के जो आपका ऊपरी सतह है ना, इस पर आपका क्या किया सकती है, उत्पन्न किया सकता है ना। द्रव के भीतर और गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती, इस बात को आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यहाँ गलत आपको बताना है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, तो इसमें मायोपिया में क्या होता है, नेत्र लेंस की मोटाई जो है बढ़ जाती है, ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी आपका सही है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है, ये भी आपका सही है कि नेत्र गोलक की जो त्रिज्या होती है या व्यास होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये आपका गलत है। प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब है वो आपका रेटिना के पर बनने के बजाय, है ना, इससे पहले आगे ही बन जाता है, इससे पहले बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के रूप में आपको प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका होगा कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो कोबाल्ट आपका जो 60 है ना, कोबाल्ट 60 है जो, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें, आपका कैंसर के उपचार में किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड जो होता है वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसका जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, साल्मोनेला टाइफी जो इस बैक्टीरिया है उसके कारण क्या होता है, आपका टाइफाइड होता है। ठीक है, अब अगर रेबीज की बात करें, रेबीज डेंगू की बात करें, तो ये रेबीज और डेंगू है वो आपका किस कारण होता है, तो ये आपका वायरस कारण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रेबीज और जो आपका डेंगू है वो आपका वायरस कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं, सिंकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो इसका जो छाल है वो आपका औषधि देता है। ठीक है, ये एक औषधीय गुण वाला पौधा है। ठीक है, और इसका जो छाल का प्रयोग जो होता है वो मलेरिया की दवा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो छाल में Q9 पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसकी छाल में क्या पता है, Q9 पाया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, छाल हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसको समझ देते हैं, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, B12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें, इनमें से समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो ये आपका सही है। इसमें श्वसन तंत्र में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये भी सही है यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है,
ठीक है, तो ये गलत है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्या ऑप्शन गलत है आपका, इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पर ये गलत है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो यूकैरियोटिक में रिक्तिका आपका होता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उस शरीर से उष्मा की क्षति, शरीर से जो उष्मा की क्षति है उसको आपका है ना अवरोध करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फलों का मीठा या मधुर स्वाद किस कारण होता है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रक्टोज कारण होता है। ठीक है, जो फलों का मीठा स्वाद होता है, मधुर स्वाद होता है, उसके कारण पाया जाता है वो आपका फ्रक्टोज कारण होता है ना। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेक्राइड शर्करा है। ये किस प्रकार की शर्करा है, ये आपका मोनोसेक्राइड शर्करा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो आपका जो नाइट्रोजन होता है वो आपका जितने सारे प्रोटीन्स हैं है ना, उसका एक आपका क्या होता है, अनिवार्य घटक होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बात को। निम्न में से कौन सा सत्य फल है। अब ये सत्य फल क्या होता है, ठीक है, इस पहले इसको समझ लेते हैं। तो जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय जो होता है वही भाग लेता है, उसे सत्य फल कहते हैं, है ना। जिस फल को बनने में जो आपका पुष्प का अंडाशय भाग होता है वही आपका यूज होता है, उसको हम लोग सत्य फल बोलते हैं, है ना। तो ये जो आपका आम है ना, इसको आम को बनने में जो आपका आम का जो आपका पुष्प है ना, उसका अंडाशय भाग लेता है, इसीलिए ये क्या हो गया, सत्य फल हो गया। बाकी ये सेब और नाशपाती में ये आपका असत्य फल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर सही सुमेलित है, कोशिका सिद्धांत ये रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है। ठीक है, लाइसोसोम ये डी डुबेट लिखा हुआ है, इंसुलिन ये वेंटिंग एंड वेस्ट लिखा हुआ है, और रक्त परिसंचरण ये विलियम हार्वे लिखा है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जो कोशिका सिद्धांत है वो रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था, ये जो आपका कोशिका सिद्धांत है ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ रॉबर्ट हुक के जगह पर क्या होगा, आपका स्लाइडेन और स्वान होगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या आपका दिया हुआ है 17 और द्रव्यमान संख्या आपको दिया हुआ है 36 दिया है, तो इसमें न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, द्रव्यमान संख्या में से और परमाणु संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से 36 में से और फिर 17 क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या में से और फिर क्या करेंगे, आपका जो परमाणु संख्या है ना, उसको घटा देंगे। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ आपका जल की भी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस जंग को आप क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3 बोलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर जंग लोहे पर लग जाता है तो उसको भार में क्या परिवर्तन होता है, उसका भार बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बात आप इम्पोर्टेंट है, ये आप कहीं लिख लीजिएगा कि जब कोई लोहे में जंग लगता है ना, तो उसका भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और है ना डैश के विलयन होते हैं। तो इस किसके विलयन होते हैं, ये लवण के विलयन होते हैं, है ना, जो कि आपका विद्युत चालन करने के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवण के विलयन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो ये था। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, तो अपरूप है ना, अपरूप है। ठीक है, तो ओजोन क्या होता है, O3 होता है, और ये आपका जो ऑक्सीजन का क्या होता है, एक अपरूप होता है। ठीक है, इसमें आपका ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपका संयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न मतलब कम होता है। तो यहाँ पर बात करें तो पेट्रोल जो है ना, उसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये न्यूनतम ताप पर ही है ना तुरंत जलना प्रारंभ करता है। ज्वलन ताप का मतलब क्या हुआ, ज्वलन ताप का मतलब कि जिस ताप पर वो कोई भी पदार्थ है ना जलना स्टार्ट करते, तो सबसे कम किसका है, पेट्रोल का है। इन सब में ये आपका लकड़ी, कागज, प्लास्टिक और पेट्रोल में कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आपका आइसोटोप निम्नलिखित से कौन सा है। तो रेडियो आइसोटोप की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका रेडियो फास्फोरस 32 है ना, रेडियो फास्फोरस 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो रेडियो फास्फोरस आपका है ना 32 आपका जो आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है। एक से अधिक पदार्थ बन रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा।
रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं इसमें, तो वैसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है ना। जैसे सपोज करिए कि कोई एक गुब्बारा है, उसको हमने क्या किया, उसको फुला दिया, तो उसकी अवस्था में क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर मैंने उसको वहाँ एयर निकाल दिया, तो फिर आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसी प्रकार के आपका अवस्था में आ जाएगा जैसा पहले था, है ना। तो आपका जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें आपका जो क्या होता है कि नए पदार्थ आपका नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उनके सदस्य कौन थे, तो उनके सदस्य कौन थे, आपका विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो आपका सदस्य थे वही आपका क्या थे, उनके सदस्य थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी विभिन्न आपका जो प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा जो भी निर्वाचित सदस्य थे वही आपका क्या थे, उसके सदस्य थे। चलिए देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राइट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो निजी स्वतंत्रता की बात करें तो ये आपको एकदम कन्फर्म आपको याद रखना होगा कि इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बंदी आपका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है ना। तो ये निजी स्वतंत्रता का क्या है, एक आधार है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों हो गया है ना के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो है ना राज्यसभा के लिए आपको 12 नामित किया जाता था और आपका जो लोकसभा के लिए आपका 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था। टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। लेकिन आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना 2021 104वां यहाँ लिख दे रहे हैं, 104वां जो संविधान संशोधन है ना 2021 है ना के द्वारा जो 2 आपका एंग्लो इंडियन थे जो लोकसभा के लिए है ना उसको समाप्त कर दिया गया। तो जब 2 आपका लोकसभा के लिए समाप्त कर दिया गया तो जो बचा कितना आपका 12 ही बचा है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी मत मार दीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही आपका करता है, यहाँ पर इसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 118 है ना 4 के तहत है ना जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है वो आपका संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 118(4). नेक्स्ट, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है, तो कौन सा होता है, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा का जो आपका सदस्य होते हैं मंत्री है ना वो आपका क्या कर सकते हैं कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा है ना। वे मंत्री जो राज्यसभा का क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका लोक लेखा समिति। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के लिए है ना ये आपका जो महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ना वो आपका दार्शनिक मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में आपका यहाँ कार्य करते हैं। तो लोक लेखा समिति, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। अब स्थानीय सरकार का मामला यहाँ पर नहीं बता रहा है कि कौन सा इसमें है जो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वच्छता, फिर कानून व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका जो कानून व्यवस्था है ना ये आपका स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। जबकि स्वच्छता है, लोकोपयोगी सेवाएं हैं है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं, ये सारे हैं। लेकिन जो आपका कानून और व्यवस्था है ना ये आपका ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपको कानून और व्यवस्था है ये आपका राज्य सूची का विषय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की है ना। सैंड्रोकोटस देखिए यहाँ दिया है सैंड्रोकोटस, अगर यही आपसे पूछता एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस पूछता, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, एंड्रोकोटस पूछता तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, तो एरियन और प्लूटार्क ने है ना एंड्रोकोटस की पहचान है ना मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। तो जब एंड्रोकोटस पूछेगा तो आपको एरियन और प्लूटार्क वहाँ लगाना है, और जब आपका सैंड्रोकोटस पूछेगा तो कौन सा लगाना है, विलियम जोन्स लगाना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक आपका कौन थे? आपका नान्यदेव थे, ठीक है। और इनकी जो राजधानी की बात करें, कर्नाटक वंश की राजधानी की बात करें तो ये सिमरावगढ़ थी, ठीक है। इस फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में किस समय था? तो जो आपका दार उल सफ़ा है वो आपका क्या था? एक प्रकार का खैराती अस्पताल था, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबकात ए नासरी बहुत बार ये आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा जगह? मिनहाज उस सिराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे, ठीक है। नेक्स्ट, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये जो आपका है वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर, है ना। तो ये जो दसवंत और बेसावन नाम का जो प्रसिद्ध आपका जो चित्रकार थे वो मुगल सम्राट जो अकबर थे उनके राज दरबारी थे, ठीक है। और इन चित्रकारों के बारे में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इसका वर्णन किया है। तो अबुल फजल का भी जो आपका जो पुस्तक है कौन सा है? आईने अकबरी। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अबुल फजल के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? आईने अकबरी। और इसी आईने अकबरी में इन चित्रकारों का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से होम रूल लीग की स्थापना संबंधित नहीं था? है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा होगा? टी.एस. ओलकॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एनी बेसेंट थे, है ना, एम सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, और बालगंगाधर तिलक ये भी थे। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर टी.एस. ओलकॉट ये ऑप्शन है, ये आपका होम रूल से संबंधित नहीं थे, ये थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित थे? थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित थे। जबकि आपका एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और बालगंगाधर तिलक ये आपका होम रूल से संबंधित थे, ठीक है। जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो यहाँ पर किचलू और जो आपका सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर क्या हुए थे? ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, है ना। किचलू तथा सत्यपाल को क्या किया गया था? बंदी बना लिया था, और इसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग जो आपका जगह है वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? है ना। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ वो आपका कौन सा? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ये इसका गठन हुआ, ठीक है। और स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था? तो आपका मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने आपका किया था, ठीक है। इस पार्टी के जो महासचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे, तथा अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किया हुआ है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए देख सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ये होगा आपका न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोपरनिकस ने ये आपका, है ना, खोज किया था सर्वप्रथम कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या होती है? घूमती है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो 6वीं शताब्दी में ही प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद जिनका नाम था वराहमिहिर, है ना, वराहमिहिर इनका नाम था, और उन्होंने ही पहले बताया था कि आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, मतलब चक्कर लगाता है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका ये उस प्रकार का ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोपरनिकस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए क्षुद्र ग्रह हैं जो आपका है भाग, है ना, धूमकेतु हैं और ग्रह भी हैं, लेकिन निहारिका जो है वो आपका सौरमंडल का भाग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात की जाए, जैसे अगर पृथ्वी को अगर गोलार्ध में बांटें तो एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें बड़ा दिन की अगर बात करें तो बड़ा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। और इसमें 2-3 डेट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक है डेट आपका 21 जून को। 21 जून की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में उसका उल्टा छोटा दिन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 22 दिसंबर की अगर बात करें
तो 22 दिसंबर को क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपका सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में, ये नॉर्थ वाला में क्या होगा, छोटा दिन होगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 21 जून को क्या होगा, 21 जून में आपका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बड़ा दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होगा, ये 22 दिसंबर को होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्याकुमारी सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है ना। तो यहाँ पर दिया है अनामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी है, सेवराय की पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है वो कन्याकुमारी से सटी आपका पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कार्डेमम का मतलब इलायची, इलायची होता है, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कन्याकुमारी के क्या है, नज़दीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो वैसा हिमालय जो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो उस प्रकार के जो हिमालय होते हैं उसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, सतलज और काली के बीच के जो आपका जो हिमालय है वो कैसा है, आपका कुमायूं हिमालय है ना। चलिए देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाता है। तो ये आपका जो होगा वो आपका पंपास के नाम से जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान है उसको पंपास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस घास के मैदान का जो विस्तार है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में स्थित है ना। ये जो घास का मैदान है वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसका विस्तार है ना, अर्जेंटीना में है, उरुग्वे में है, ब्राज़ील के दक्षिण भागों में है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखिएगा। तो ये मध्य अक्षांश में कौन सा हो जाएगा, मध्य अक्षांश में पंपास हो जाएगा, पंपास, इस बात को ध्यान रखना है। गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो कानपुर आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पर बात करें तो ये पटना हो जाएगा, तीसरा नंबर पर बात करें तो ये वाराणसी हो जाएगा, चौथा नंबर पर बात करें तो ये इलाहाबाद हो जाएगा, जिसको अभी प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर नहीं पाए जाने की बात किया जा रहा है। तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है ना, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है, लेकिन काम्बे की खाड़ी में आपका जो है ना प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका लक्षद्वीप है, वहाँ भी पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, काम्बे की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टॉन्सले हो जाएगा। टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, ठीक है। 1935 ईस्वी में इसको प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, ठीक है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसके खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का क्रम आपको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहले तो हो गया आपका घास, जो कि क्या हो गया, आपका उत्पादक है ना। फिर टिड्डा, जो क्या हो गया, आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर मेढक हो गया, वो क्या हो गया, प्राथमिक के बाद द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। फिर सर्प क्या हो गया, ये आपका द्वितीयक के बाद तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपका सही आपका क्रम है ना, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में। चलिए देख सकते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक आपका पोषण स्तर से दूसरे पोषण में जाएगा, है ना, तो वो आपका घटेगा ये मात्रा, ठीक है। तो इस दक्षिणी गंगोत्री निम्न से कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन कौन सा जगह, अंटार्कटिका हो जाएगा। और अंटार्कटिका को क्या कहते हैं, श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो दक्षिणी गंगोत्री है ये भारत का पहला आपका अनुसंधान केंद्र है ना, जो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। जंतर मंतर है वो आपका जयसिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वाई राजा जो जयसिंह थे उसके द्वारा आपका जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए लिख सकते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे आपका माना जाता है। तो आपका जो होमी जहांगीर भाभा थे उन्हीं को आपको क्या माना जाता है, आपको भारतीय है ना परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो आपका होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लिख सकते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। तो ये आपका 918 है ना। बिहार राज्य का जो लिंगानुपात है वो आपका 918 है, जबकि भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है, 943 है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। भारत के बारे में पूछा जाए तो ये आपका 900 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन बिहार के बारे में पूछा जाए तो 918 हो जाएगा, ठीक है। 1000 पर ये निकाला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों PDF में आंसर नहीं दिया गया है ताकि आप अपने से प्रैक्टिस बिना आंसर देखे कर सकें, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम प्रस्कृति तंत्र का उदाहरण है ना, इसमें बताना है कि कौन सा है जो आपका कृत्रिम प्रस्कृति तंत्र के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका धान का खेत है ना, झील है, वन है और घास का मैदान है। तो देखिए झील जो हो गया वो प्राकृतिक हो गया है ना, वन भी क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, और घास का मैदान में क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, धान का खेत है ना, जो वो आपका क्या है, कृत्रिम प्रस्कृति तंत्र का उदाहरण है। चलिए ठीक है, चलिए देख सकते हैं दोस्तों, ये सेट हो गया आपको खत्म। आई होप कि जितने सारी इसमें जानकारी थी आपको समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।